अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फेस टू फेस के साथ मैं हूं कोमल सलीम। नाजरीन, आज के इस 23 मार्च के खुसूसी प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज का दिन हमें 1940 में वापस ले जाता है, जब बड़े सगीर के मुसलमानों के लिए एक अलग मुल्क की जो है वो बुनियाद रखने की करारदाद मंजूर की गई। ये करारदाद जो है वो इलामा इकबाल के ख्वाब की भी मंजूरी थी। आज का जो पाकिस्तान है वो क्या इलामा इकबाल का और कायद आज़म का पाकिस्तान है? इस हवाले से भी बात करेंगे। आज हम बात करेंगे कि हमने कितनी कुर्बानियाँ देकर जो है वो ये मुल्क हासिल किया है। पाकिस्तान की तारीख पे रोशनी डालेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनका तारुफ मैं आपसे करवाती चलूँ। हमारे साथ जो हमारे पहले मेहमान हैं वो हैं रमेश सिंह अरोड़ा साहब। आप मिनिस्टर माइनॉरिटीज़ हैं पंजाब। अस्सलाम वालेकुम रमेश साहब, सबसे पहले बहुत शुक्रिया आज अपना कीमती वक्त हमें देने का। हमारे दूसरे मेहमान हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया आज अपना कीमती वक्त हमें देने का। तीसरे मेहमान जो हैं वो हमारे हैं सजाद मीर साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं। सजाद मीर साहब, बहुत शुक्रिया आज अपना कीमती वक्त हमें देने का। और हमारे चौथे मेहमान हैं सलमान गनी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं। सलमान गनी साहब, बहुत शुक्रिया आपका भी आज अपना कीमती वक्त हमें देगा। हम प्रोग्राम की जो शुरुआत है वो करेंगे मिनिस्टर साहब से। जैसे कि आप ये भी जानते हैं कि जो पाकिस्तान का परचम है उसमें जो सफ़ेद रंग है वो अक़लियतों की नुमाइंदगी करता है, और कायद आज़म की तालीमात पर भी अगर हम नज़र डालें तो उनका भी हमेशा से जो अक़लियतें हैं उनको जो है परवान चढ़ाए रखा है चाँद पे। तो आप क्या समझते हैं कि जो कायद आज़म का पाकिस्तान था, जो उन्होंने अक़लियतों को हकूक़ दिए थे, क्या में पाकिस्तान से अब तक वो हकूक़ जो हैं अक़लियतों के कायम हैं? बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया जी। सबसे पहले तो आप सबको, हम सब पाकिस्तानियों को 23 मार्च की खुशियाँ मुबारक हो। 23 मार्च का वो दिन है और ये वो रेजोल्यूशन है जो इस तरफ हमें कमिटमेंट हमारी ज़ाहिर करती है, जिस पे जो क़याम पाकिस्तान की बुनियाद रखी गई और करारदाद पाकिस्तान जो है वो पास हुई। और उसके बाद कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो स्पीच है 11 अगस्त की, जिस स्पीच का अक्सर जिक्र किया जाता है, जिस पे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि आज से आप आज़ाद हैं अपने मंदिर जाने के लिए, अपने मस्जिद जाने के लिए, जो भी आपकी इबादत का है। सो बेसिकली वो एक फाउंडेशन ले की थी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कि जो कायद का पाकिस्तान होगा वो कैसा होगा। देखिए, हुकूमतें आती जाती रहती हैं और हुकूमतें अपना काम करती हैं। हर हुकूमत की अपनी कोई ना कोई प्रायोरिटी होती है, लेकिन स्टेट ऑफ पाकिस्तान की एक पॉलिसी है और वो पॉलिसी ये कि पाकिस्तान के अंदर बसने वाली अक़लियतों को हमने तहफ़्फ़ुज़ देना है। बट जो कायद का पाकिस्तान था, जो कायद का पैगाम था, जो कायद का विजन था, मेरी जमात मेरे कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की भी वही सोच है। वो कायद को इस विजन को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि मेरे नज़दीक अक़लियत और अक्सरियत की कोई तकसीम नहीं है। पाकिस्तान में बसने वाले तमाम पाकिस्तानी बराबर के शहरी हैं और उसी सोच को लेके आज अगर मैं पंजाब की बात करूँ तो पंजाब के अंदर जिस तरीके से मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा इस पंजाब के अंदर अक़लियतों के हकूक़ की बात करते हैं, अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ की बात करती हैं, वो उन्होंने पंजाब असम्बली के अंदर पहले दिन जिस दिन वो उस ऐवान की वज़ीर आला मुंतखब हुई, ये बात कह के पैगाम दे दिया कि अक़लियत मेरे सर का ताज है। और जिस परचम की आपने बात की उसी परचम का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह हमारे कौमी झंडे के अंदर, हमारे परचम के अंदर सफ़ेद और सब्ज़ रंग है, जो इस बात की अक्कासी करता है कि जब ये दोनों रंग मिलते हैं तो पाकिस्तान बनता है, पाकिस्तान का झंडा बनता है, इसी तरह हमारे निज़ाम के अंदर भी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। तो सर्टनली अक़लियतें इस पाकिस्तान की हकीकत है और अक़लियतों ने क़याम पाकिस्तान से लेकर इस्तिकाम पाकिस्तान तक अपना रोल प्ले किया है, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो आपका एजुकेशन सेक्टर हो, चाहे वो दिफा हो, चाहे आपकी मेन स्ट्रीम डेवलपमेंट हो। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर बसने वाली अक़लियतें अपने आपको इसलिए भी महफूज तस्वर करती हैं, समझती हैं कि उनके हकूक़ की ज़ामन हमारी रियासत है। फारूक साहब, 23 मार्च जो है वो पाकिस्तान का एक सुनहरी बाब है जिस पे पाकिस्तान की जो बुनियाद है जिस दिन रखी गई। उसके बाद बहुत से चैलेंजेस भी आए, भारत ने बहुत सी जंगें भी जो हैं वो मुसल्लत की। इस हवाले से बताइएगा कि पाक फ़ौज की जो लाजवाल किरदार रहा है, इस पे रोशनी डालिएगा। मैं ये पहले कहूँ कि मीनार पाकिस्तान के इन्वायरमेंट्स में जब भी आप आते हैं तो एक अजीब सी इमोशनल कैफियत इंसान की होती है, क्योंकि यही वही जगह है जहाँ पे 1940 की जो करारदाद पाकिस्तान है वो पेश की गई थी। तो पाकिस्तान की बुनियाद यहाँ पे एक किस्म की डाली गई। देखिए, बात यह है कि मैं समझता हूँ पाकिस्तान के मुसल्लह फ़ौज ने 1947 ऑनवर्ड एक नहीं हर दौर में उन्होंने चैलेंजेस को फेस किया है, चैलेंजेस का मुकाबला किया है और साथ साथ अपनी जो
और मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता था कि पाकिस्तान की सलामती, पाकिस्तान की कौमी यकजहती और पाकिस्तान के अवाम जो हैं उनको साथ लेके चलना और इन चैलेंजेस को फेस करना। मैं समझता हूँ सबसे पहले, और साथ साथ जो अफवाज पाकिस्तान की जो अपनी डेवलपमेंट है, अपनी मॉडर्नाइजेशन है, ट्रेनिंग है, प्रोफेशनलिज्म है, वो तो साथ साथ चलती रही। मैं जो पहला, मुझे आज भी वो दिन याद है, मैं इमोशनल हो रहा हूँ ये बात कह के कि 1965 की जो इंडिया पाकिस्तान की जो जंग थी पहले, जिसमें सही पाकिस्तान आर्मी का फेस टू फेस इंडियन के साथ मुकाबला, वो 17 दिन की जो जंग थी, मेरा ख्याल है वो मुझे हमेशा याद रहेगी कि कैसे मिसाली पाकिस्तान के अवाम वो खड़े हुए, उन्होंने फ़ौज के साथ मिलकर दुश्मन का मुकाबला किया। और फिर हमने अल्हम्दुलिल्लाह, वो तो दुश्मन तो कह रहा था कि हम शाम को आएंगे 6 सितंबर की शाम को और जिमखाना लाहौर में सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अफवाज पाकिस्तान, हमारे शोहदा, हमारे सिविलियन, हमारी पॉपुलेशन ने उनके अज़ाइम जो थे वो खाक में मिला दिए। उसके बाद भी आप देखें कि मुझे वो दिन याद है व्हेन आई वाज वेरी प्राउड एज अ पाकिस्तानी। उसमें मुसल्लह फ़ौज को बड़ा रोल रहा है थ्रू आउट। और वो 28 मई 1998 को जब नवाज शरीफ वॉज द प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान, मैं उस वक्त अमेरिका में था, और आप सोच नहीं सकते कि क्या मेरे क्या उस वक्त जज्बात थे कि पाकिस्तान एक डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर बना और पाकिस्तान ने जो न्यूक्लियर टेस्ट किए। देखें, वो एक दिन था व्हेन एवरी पाकिस्तानी अलॉन्ग विद द आर्म फोर्सेस ऑफ कोर्स, क्योंकि उनके कंट्रोल में ये सारा काम हो रहा था, लेकिन पाकिस्तान के अवाम ने बड़ी कुर्बानी दी। ठीक है ना जी, उस पर जितना एक्सपेंडिचर था, ज़ाहिर बात है अवाम ने उसको शेयर किया, तो पाकिस्तान बिकेम अ न्यूक्लियर पावर। तो इसमें मुसल्लह अफवाज का बड़ा रोल रहा है। उसके बाद में वॉर ऑन टेरर हुई। वॉर ऑन टेरर में आप देखें मुसल्लह अफवाज ने 8,000 फौजी अफसर जवान शहीद हुए, हमारे 70,000 सिविलियन जो हैं शहरी वो शहीद हुए, लेकिन एक बड़ी फैसला कौन जो है वो शिकस्त हुई। और मुझे आज भी वो दिन याद है जब साने APS के बाद जब वो हुआ ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप उस दिन आई, मिलिट्री लीडरशिप इकट्ठे बैठे, और उसके बाद जो पाकिस्तानी अवाम का जज्बा था कि, और उसी जज्बे और जोश की वजह से पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने ऑपरेशन ज़रब अज़ब किया और दहशतगर्दों को एक बहुत कारी ज़रब लगाए उन पर। तो इस तरह तो ये अब फिर हम दहशतगर्दी की जंग को फेस कर रहे हैं, तो मुसल्लह अफवाज और पाकिस्तान के अवाम, ये बहुत ज़रूरी है कि एक पेज पे रहें। सज्जाद मीर साहब बताइएगा, थोड़ी सी रोशनी डालिएगा, जिस तरह से अभी ब्रिगेडियर साहब ने भी बात की कि जब हम मीनार पाकिस्तान को देखते हैं तो हम इमोशनल हो जाते हैं, हमारे दिल में जो पुरानी यादें हैं वो ताज़ा हो जाती हैं। बहुत सी कुर्बानियाँ दे के हमने ये मुल्क हासिल किया है। आप क्या कहेंगे कि 23 मार्च जो यौम पाकिस्तान है, अगर उसकी तारीख पर रोशनी डालें तो किस तरह से बयान करेंगे उसको? आप मीनार पाकिस्तान की बात कर रही हैं और उस दिन की बात कर रही हैं जब हमने ये तय किया था कि इस खित्ते के मुसलमानों की बहबूद इसी में है कि उनके लिए एक अलग वतन बना दिया जाए और उसके कुछ असूल हों। यानी ये वो बात थी जो इकबाल ने सन 1930 में कही थी। 1940 में बहुत से लोग, अभी 1-2 साल पहले मैंने भी इंटरव्यू किए, ऐसे लोग जिंदा थे जिन्होंने उसमें शिरकत की थी, और ऐसे लोग भी थे जो ढाका से साइकिल पे चल के यहाँ आए थे और उन्होंने उसमें रात को ठहरने की जगह नहीं थी, मकामी लोगों ने उन्हें जगह भी दी। अब मैं लोगों के रेफरेंस नहीं देना चाहता, सियासतदानों का नाम आ जाएगा, बड़े लोगों के नाम आ जाएंगे जो साइकिलों पर बैठकर कलकत्ता से यहाँ पहुँचे और उन्होंने उसमें शिरकत की। उस वक़्त तय ये किया गया कि यहाँ एक ऐसा खित्ता ज़मीन हो जहाँ हम आसानी के साथ ज़िंदगी गुजार सके। ये तसव्वुर जब हमारे यहाँ आया है तो हमें सोचना पड़ता है कि हम उस मज़ार पाकिस्तान पे बैठे तो हुए हैं इस वक्त भी, लेकिन वहाँ है नहीं। हम वो जो हमने आइडियल बनाया था, आगे बढ़ाएंगे कि हम मीनार पाकिस्तान पे आज बैठे हुए हैं लेकिन हम यहाँ है नहीं। क्या कहेंगे आप, यौम पाकिस्तान की अगर बात करें हम, तो एक चीज़ हमारे सामने जो आती है वो ये भी है कि बाहमी इख्तिलाफात मिटा के एक होकर जो है वो आगे चलें। क्या समझते हैं कि आज का पाकिस्तान वो पाकिस्तान है जिसकी कायदे आज़म ने बुनियाद रखी थी? देखें, मौका भी तारीख़ी है और मुकाम भी तारीख़ी जी। और जब हम 1940 की बात करते हैं तो इसी मुकाम पर एक अहद किया गया था, एक अज़म किया गया था एक मुमलकत के क़याम के लिए। उस वक़्त हमारे पास एक क्रेडिबल लीडरशिप थी और इस्लामिया ने हिंद जो थे वो मुत्तहिद थे उस क्रेडिबल लीडरशिप के तहत।
और जद्दोजहद का अज़म था। और सबसे अहम बात ये थी कि आप उस वक्त एक कौम थे। और मुझे याद पड़ता है कि कायद-ए-आज़म की क्रेडिबिलिटी ये थी कि कायद-ए-आज़म पूरी तरह उर्दू नहीं बोल सकते थे, लेकिन वो एक जलसे से खिताब कर रहे थे, तो एक मनचला जो नाच रहा था उसे किसी ने आके हिला के पूछा कि आपको कायद-ए-आज़म की बात समझ आ रही है? उसने कहा मुझे बात तो समझ नहीं आ रही, लेकिन ये शख्स जो बात कर रहा है वो दुरुस्त कर रहा है। तो ये एक तारीख साज जद्दोजहद के नतीजे में बनने वाला पाकिस्तान। देखिए, आपका क्वेश्चन बड़ा वैलिड है। पहली तो बात यह है कि इसकी ये वो पाकिस्तान है जिसकी सोच और अप्रोच हज़रत इकबाल ने दी थी, और इसे पाया तकमील पे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इसे पाया तकमील पे पहुँचाया था। और 1940 में ये रेजोल्यूशन जो थी ये शेर बंगाल मौलवी फजल हक ने पेश की थी। और आप देखें कि 7 साल की स्ट्रगल में ये मुमलिकत वजूद में आई। मतलब ये कि जब आप कौम बनते हैं तो फिर आप अचीवमेंट भी होती है, आप फतेह याब भी होते हैं। आपका सवाल ये है कि क्या आज का पाकिस्तान कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान है? मेरा ख्याल इसमें मायूसी वाली बात इसलिए नहीं है कि आज का पाकिस्तान दिफाई एतबार से खुद इंसारी की मंजिल पे पहुंचा है। आप एक एटमी पाकिस्तान हैं, लेकिन असल ज़रूरत इस बात की है कि आपने मुआशी हवाले से खुद इंसारी की मंजिल पे पहुंचना है। और जब आप मुआशी हवाले से खुद इंसारी की मंजिल पे पहुंचेंगे तो वो पाकिस्तान कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान होगा। और जिस पाकिस्तान का ख्वाब देखा गया था वो मुमलिकत पाकिस्तान में एक ऐसी तजर्बा गाह बनानी चाहती थी हमारी लीडरशिप जो दुनिया के लिए मशअल राह हो। अब बात यह कि आज का पाकिस्तान, देखिए बात यह कि मैं बड़ा पुरुमीद हूँ कि पाकिस्तान के अंदर पोटेंशियल बहुत है। पाकिस्तान कुदरती वसाइल से मालामाल है। पाकिस्तानी कौम बड़ी बाशऊर कौम है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि आपकी नौजवान नस्ल के अंदर बड़ा पोटेंशियल है। क्या आप अपनी नौजवान नस्ल को बुरुएकार लाएंगे? इसलिए कि आज के पाकिस्तान को सिर्फ एक डॉक्टर की, इंजीनियर की, उस्ताद की, जर्नलिस्ट की, वकील की, जज की या जर्नैल की ज़रूरत नहीं। आज के पाकिस्तान को ज़रूरत है एक पाकिस्तानी जर्नैल की, एक पाकिस्तानी सियासतदान की, एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट की, एक पाकिस्तानी टीचर की, एक पाकिस्तानी इंजीनियर की। और जिस वक्त आप ये जज्बा और वल्वला आपके अंदर पैदा होगा तो ये पाकिस्तान ता क़यामत रहने के लिए बना है। और बात यह कि इसके लिए सिर्फ करने का काम ये है कि आपको अपनी लीडरशिप की तरफ वापस लौट के जाना है कि आज हज़रत इकबाल को हमने देश निकाला दे दिया है। आप ज़रा इकबाल की शायरी देखें। इकबाल की शायरी उम्मीद की शायरी है। वो नौजवान नस्ल के बारे में कहते हैं कि मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कमंद। वो तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पाकिस्तान की नौजवान नस्ल और उम्मत की जो नौजवान नस्ल है उसने सितारों पे कमंद डाल ली है। लेकिन नौजवान नस्ल में जो जज्बा और वल्वला पैदा करना था वो लीडरशिप ने पैदा करना था। क्या आज हमारे अंदर ऐसी लीडरशिप मौजूद है जिसका दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता हो? आज का पाकिस्तान वो पाकिस्तान नहीं है। आज अगर हमें तो एक बना बनाया पाकिस्तान मिला और इस पाकिस्तान ने हमें बहुत कुछ दिया है। अगर हम सिर्फ एक बात पे गौर कर लें कि हमें पाकिस्तान ने क्या दिया है और हमने पाकिस्तान को क्या दिया है। बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान करोड़ों अवाम के लिए बनाया गया था और ये एक तजर्बा गाह बनाई गई थी ताकि दुनिया को बताया जा सके कि तरक्की किस तरह होती है, खुशहाली किस तरह होती है। और ये एक बामकसद मुमलिकत थी। मैं समझता हूँ कि मायूसी वाली कोई कैफियत नहीं है। आपके पास लीडरशिप होनी चाहिए और असल काम जो है वो ये है कि आपने मुआशी हवाले से आगे की तरफ बढ़ना है। पाकिस्तान के अंदर पोटेंशियल मौजूद है। दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है, हम किसी और की तरफ देख रहे हैं। जब तक हम अपने पाकिस्तान की कदर और कीमत को नहीं जानेंगे हम उस पाकिस्तान को नहीं बना पाएंगे जो हज़रत इकबाल और कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान था। इसी बात को आगे बढ़ाते हैं कि आज का जो पाकिस्तान है वो आज भी, जैसे सलमान गनी साहब कह रहे हैं कि हमारी तारीख अभी भी वैसे है और हम पाकिस्तान जो है वो ताहयात रहने के लिए बना है। क्या कहेंगे पाकिस्तान की जद्दोजहद में? जैसे अक़लियतों का भी एक मेन रोल रहा है, उन्होंने भी उतनी ही कुर्बानियाँ दी हैं, तो आप अक़लियतों की जो है वो तर्जुमानी भी करते हैं। अगर हिस्ट्री में जाएँ तो अक़लियतों की इन कुर्बानियों को क्या किस नज़र से देखेंगे आप? देखिए, आप अभी जो बाकी 3 हमारे पार्टिसिपेंट्स उन्होंने भी जो बात की, एक चीज़ तो बड़ी क्रिस्टल क्लियर है कि जब पाकिस्तान बना था तो उसके पीछे एक पूरी सोच थी। वो सोच क्या थी? मुसलमान ये कह रहा था कि इस बरसगीर पाक व हिंद के अंदर मुसलमान माइनॉरिटी में था और उसके साथ जाती थी। जो कायद की सोच थी कि ऐसी ममलकत हो जहाँ पे बसने वाले, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो कोई भी उसका मज़हब कोई भी हो, वो यहाँ पे अपने को महफूज तस्वुर करे। और यही सोच बना के देखें पाकिस्तान बना। आज ये सोचना होगा कि जिस वक्त की सोच थी जब मुसलमान माइनॉरिटी में था और मेजॉरिटी में कोई और कौम थी, आज जब मुसलमान मेजॉरिटी में, क्या यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर बसने वाली माइनॉरिटी अपने आप को
ऐसा तो नहीं उनका तस्वर हो रहा कि यहाँ पे हम गैर महफूज हैं, यहाँ पे हमारे जो राइट्स हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे हैं और उनके अंदर एहसास महरूमी और एहसास कमतरी आ रहा है। ये एक ऐसी सोच है जिसका यहाँ पे बैठी हुई मेजॉरिटी को सोचना होगा, क्योंकि जहाँ पे एक बात आप करते हैं माइनॉरिटी की कंट्रीब्यूशन की, माइनॉरिटी की खिदमत की, तो आप देखें SP सिंघा जो हमारे उस वक्त के मसीही स्पीकर थे पंजाब असम्बली के, उनके कास्टिंग वोट से पंजाब पाकिस्तान का हिस्सा बना। इसी तरीके से उस वक्त जोगिंद्रनाथ मंडल जो थे वो उस वक्त के वो थे हमारे मिनिस्टर थे लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स के। सो मैं ये समझता हूँ कि अक़लियतों की बहुत कंट्रीब्यूशन, अभी भी आज भी देखिए पाक फौज के अंदर आपको अक़लियत के बहुत सारे, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो सिख है, चाहे मसीही है, अपनी जानों का नजराना देते हुए नजर आते हैं। आपको हेल्थ सेक्टर के अंदर, आपको एजुकेशन सेक्टर के अंदर, आप किसी शोबा ज़िंदगी को उठा के देख लें, आपको माइनॉरिटी नजर आएगी। ये बिल्कुल हकीकत है कि पाकिस्तान ने ताक़यामत रहना है और पाकिस्तान ने प्रोग्रेस करना है, पाकिस्तान ने तरक्की करनी है। और पाकिस्तान की जो सोच है वो बड़ी एक ऐसी सोच है जिसके अंदर आप सबको अपने साथ गले में मिलाते हैं। बट हमारा जो दुश्मन है और वो कुव्वतें जिनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, जो हमेशा पाकिस्तान को सिंगल आउट करती हैं, जो हमेशा पाकिस्तान को आइसोलेट करने की बातें करती हैं, जो हमेशा पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की बातें करती हैं। बट मैं आपको ये एश्योरेंस देता हूँ कि पंजाब के अंदर जिस डिपार्टमेंट को मैं हेड कर रहा हूँ, बिकॉज आपके साथ अक्सर हमारी बातचीत होती है और आपने इस डिपार्टमेंट को कवर भी किया है, मैं CM पंजाब को आई रियली सलूट हर। जिस तरीके से आते ही उन्होंने इस डिपार्टमेंट को रीवैम्प किया और इस वज़ीर को उन्होंने अपनी स्पीच में भी कहा कि नॉर्मली पास में ये होता रहा कि ये वज़ीर बराए वज़ीर ही होता रहा, इस वज़ीर को सिर्फ इसलिए किया जाता था कि इंटरनेशनली बताया जा सके हमारे पास अक़लियत का वज़ीर है। बट जिस तरीके से मेरे डिपार्टमेंट को चीफ मिनिस्टर पंजाब ने स्ट्रेंथन किया, 250% इसका बजट बढ़ाया, मिनिस्टर को एम्पावर किया कि मिनिस्टर जाएँ जाके आप काम करें। आज अब देखिए दुनिया भर का हर एम्बेसडर मेरे ऑफिस आता है, हम बैठ के उनको ये बता रहे हैं कि हम अक़लियत के लिए किस तरह दिन रात काम करें। और फिर चाहे वो माइनॉरिटी कार्ड हो, चाहे चीफ मिनिस्टर का बैसाखी पे करतारपुर साहब जाना हो, चाहे चीफ मिनिस्टर ऑफिस के अंदर, ये देखिए छोटी बात नहीं थी, चीफ मिनिस्टर ऑफिस के अंदर हमने दिवाली की सेलिब्रेशन की और वहाँ पे जब हमारे हिंदू बहन भाई आए तो उन्होंने शंख बजाया। अब आपको पता है शंख कहाँ पे बजता है? शंख हमेशा मंदिर के अंदर बजता है। तो हमने हिंदू कम्युनिटी को कहा आए, हम आपको ये अपॉर्चुनिटी देते हैं, ये पाकिस्तान आपका, इस पाकिस्तान के अंदर बसने वाली अक़लियत का ये पाकिस्तान है, हम आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आए आप प्रेम त्यौहार मनाएं। सो आने वाला वक्त बड़ा खुशहाली लाने वाला वक्त है। आने वाले वक्त के अंदर अक़लियतों का और तहफ़्फ़ुज़ देने की बात करें, बट उसके साथ साथ हम सब ने मिलकर एक फ़ैसला भी करना होगा कि ऐसी लीडरशिप जो पाकिस्तान की यूथ को, पाकिस्तान के फ्यूचर को बाकायदा तौर पर एक सोचे समझे मंसूबे के तहत उनके अंदर एक जहर भर रही है। और वो जहर अल्टीमेटली हमें नज़र आता है कि जिस तरीके से वो जहर 1 किलो वाले डंडों की शक्ल में निकलता है, वो जहर शहदा के पुतलों को जला के निकलता है, वो जहर आप गालम ग्रोथ से करते हैं, वो जहर आपके पाकिस्तान के अंदर जो हमारी इस खित्ते की खूबसूरती थी कि हमारी एक सिविलाइज्ड माशरा था, हम रख रखाव की बात करते हैं, आप वो तबाह बर्बाद करते हैं और आप यूथ को डिट्रैक करते हैं। तो हमारी यूथ को और ख़ासकर पाकिस्तानी बच्चों को ये सोचना होगा कि उन्होंने किस लीडरशिप को फॉलो किया। फारूक साहब, इसी बात को आगे बढ़ाएंगे। भारत ने हमेशा से पाकिस्तान पर हमला करके पाकिस्तान को कमज़ोर करने की कोशिश की है, लेकिन उन्हें ये बात अब समझ आ गई है कि पाकिस्तान एक जुनून है। क्या 1947 से अब तक पाकिस्तान तरक्की की राह पे गामज़न है? आज के इस खुशहाल पाकिस्तान को या इस पाकिस्तान को किस नज़र से देखते हैं? देखिए जी, बात यह कि जब भी जहाँ तक भारत का ताल्लुक है, ये आप उनसे कोई खैर खा कि हमें कोई तवक्को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनका एजेंडा तो बड़ा क्लियर नज़र आ रहा है कि उन्होंने हमेशा पाकिस्तान के मफादात के ख़िलाफ़, हमेशा पाकिस्तान की हर लेवल पे उन्होंने जो है ना उनके साथ दुश्मनी की है। चाहे हमने उनके साथ 2-3 जंगें भी की हैं, कश्मीर में भी बड़ी लड़ाई हुई है उनके साथ, ठीक है ना जी। अभी भी उन्होंने इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर को जो है उसको इलीगली उन्होंने ऑक्यूपाई किया हुआ है। एक वो उनके साथ हमारा एक तनाज़ा 1947-48 से चल रहा है, क्योंकि हम तो कहते हैं कि इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में कश्मीरियों को राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन मिलना चाहिए। तो इंडियंस ने कभी अभी जितनी ये दहशतगर्दी की जो वेव आ रही है पाकिस्तान में, रिपीटेड वेव, ये वाया अफगानिस्तान भी आ रही है और वाया इंडिया डायरेक्टली भी आ रही है। और वाया इंडिया डायरेक्टली आप कहेंगे कैसे जनाब? वो एडमिट कर रहे हैं कि हम टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर आके वो घुस के वो लोगों को टारगेट कर रहे हैं। एक तो वो है, और दूसरा वाया अफगानिस्तान उनके जो प्रॉक्सी ग्रुप है, चाहे KP हो चाहे बलूचिस्तान में, उन लोगों को ट्रेन करना, उनको इक्विप करना, उनको फंड करना, उनको फिर वो अफगानिस्तान की सरजमीन पर उनको ऑर्गेनाइज करना
और वहाँ से उनको लॉन्च करवाना, तो ये सारा काम जो है वो इंडियंस कर रहे हैं, उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज कर रहे हैं। वो अभी तक उन्होंने पाकिस्तान के वजूद से रिकनसाइल नहीं किया, तो लिहाजा ये हमें ध्यान में रखना है। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। ठीक है, हमारे उनके साथ वर्किंग रिलेशनशिप हो, अमन कायम होता हो, बिल्कुल ट्रेड भी हो, लेकिन पहले उन्होंने पाकिस्तान की सालमियत के ख़िलाफ़ जो वो साजिशें करते हैं उसको जो है वो ख़त्म करना चाहिए। लेकिन मैं एक बात करना चाहता हूँ, पाकिस्तान के अवाम की जो रेजिलियंस है, ये दुनिया इसकी कायल है कि जब भी कोई मुश्किल वक्त पाकिस्तान पे आया है 1947 के बाद, पाकिस्तान के अवाम ने, चाहे वो सड़क का रेडी वाला है, चाहे वो दुकानदार है, किसी भी शोबे से उसका ताल्लुक़ है, सब उठे हैं और उन्होंने पाकिस्तान की सालमियत के लिए उन्होंने जंग लड़ी है और उन्होंने उस वक्त जो भी हुकूमत है उसका उन्होंने साथ दिया है। तो पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो बड़े डिसाइडिंग फैक्टर हैं। यही वजह है कि कोशिश की जाती है कि अवाम को मायूस किया जाए, कोशिश की जाती है कि अवाम को बदल किया जाए। पाकिस्तान के अवाम की बस ये ऑब्जेक्टिव बना लें कि कायद-ए-आज़म अल्लामा इकबाल का जो विजन था पाकिस्तान के लिए, कि ये बना था पाकिस्तान के अवाम की खुशहाली के लिए। अवाम की खुशहाली के लिए दिन रात हमारी लीडरशिप को काम करना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ, अवाम अगर हमारे खुशहाल हों, अवाम के चेहरे पे खुशी हो, तो ये सब मामला जो हैं ओवरनाइट इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। अभी चलते हैं नाज़रीन एक ब्रेक की तरफ, और ब्रेक के बाद अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। Major nations, the Hindus and Muslims. We want the division of India into Hindustan and Pakistan because that is the only practical solution. एक ख्वाब जो एक साथ करोड़ों आंखों में चमका, करोड़ों दिलों में धड़का, करोड़ों आवाजों में गूंजा। ख्वाब एक नए अज़्म, नई मंजिल का, एक नए अहद, नए कल का। ख्वाब जो ईमान बना, ख्वाब जो ईकान बना, ख्वाब जो पाकिस्तान बना। एक सफर अर्ज़े पाक की बदलती तकदीर तक, एक सफर ख्वाब से ताबीर तक। दुरुस्त हर वक्त। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। फेस टू फेस के इस 23 मार्च के खसूसी प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। सज्जाद मीर साहब,
इसी बात को आगे बढ़ाना चाहूँगी। ब्रेक से पहले जिस तरह ब्रिगेडियर साहब ने भी बात की, रमेश सिंह अरोड़ा साहब ने भी बात की, उससे पहले सलमान गनी साहब ने भी बात की कि हमारे जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है वो नौजवान नस्ल है। जिस तरह से एक जमात नौजवान नस्ल को डी ट्रैक कर रही है और उनको जो है उनका ब्रेन वॉश कर रही है, क्या कहेंगे इस हवाले से कि किस तरह से हम अपने जो नौजवान नस्ल है उसको हम अपने हीरोज़ की पहचान करवा सकते हैं, पाकिस्तान की तारीख़ की पहचान करवा सकते हैं? क्योंकि एक जो ये माइंडसेट अब लोगों में आ गया है कि एक लीडर के साथ ही चलना है, और ये बात भी सामने आती रहती है। कौमी सलामती कमेटी का जिस तरह से इजलास हुआ और एक स्पेसिफिक जमात ने उसका बायकॉट किया, तो ये एक उनका जो है एक जस्टर सामने आता है कि उनको ये चीज़ इस टाइम ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि उन बानी पीटीआई को जेल से निकालें, पाकिस्तान की सलामती को बहुत पीछे छोड़ गए। इसी तरह जिस तरह से फिर नौजवान नस्ल को भी डी ट्रैक कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? इकबाल ने बड़ी सीधी बात की थी कि गिरफ्त और गुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। यानी ये विजन तो इकबाल ने भी देख लिया था, अलीगढ़ में जाकर भी कहा था मेरा प्याम और है। बिल्कुल साफ लफ्ज़ों में इस बात को जगह जगह उसने बयान किया है कि अगर आपने अपने आप को ज़िंदा करना है, आगे बढ़ाना है, एक ज़िंदा मिल्लत के तौर पर, कौम के तौर पर बाकी रहना है, तो आपको अपने नौजवानों को आगे लाना पड़ेगा और उनकी बातों की पैरवी करनी पड़ेगी और उनको सबक सिखाना पड़ेगा आज़ादी का, हुर्रियत का, वो सबक जो हम भूल चुके हैं। यकीनी तौर पर इस वक्त मुल्क में जो कुछ हो रहा है, यकीन हमारे प्रॉब्लम एक नहीं एक से ज़्यादा है। सियासी इस्तेहकाम हमारा प्रॉब्लम है, हमारा माशी एक तरक्की जो है वो हमारा दूसरा मसला है, तीसरा मसला हमारा अब सिक्योरिटी का पैदा हुआ है। ये सारे वो मसाइल हैं कि अगर मुसलमान ये समझ लें, अगर सब कॉन्टिनेंट के लोग ये समझ लें, आप सब कॉन्टिनेंट छोड़ दीजिए, अगर पाकिस्तान के लोग ये समझ लें कि वो इतनी ताकत रखते हैं कि इस तरह की साजिशों का मुकाबला कर सकते हैं और इसके साथ ही वो हर साजिश जो इससे ख़िलाफ़ होती है, जो हमारी मईशत के ख़िलाफ़ जाती है, हमारी सलामती के ख़िलाफ़ जाती है, हमारी सियासत की आज़ादी के ख़िलाफ़ जाती है, उसके ख़िलाफ़ डट के खड़ा होना है, तो ये मुल्क बदल जाएगा। इस मुल्क को कोई नहीं रोक सकता। इस मुल्क को अगर देखिए, जवानों को ये पैगाम देना है कि हुर्रियत क्या है, आपने उसको पैगाम देना है तरक्की क्या है, आपने उसको पैगाम देना है कि आपकी मईशत की जो अज़मत है, बहाली है, वो क्या है। ये पैगाम नहीं देना कि जो कुछ मैं करना चाहता हूँ वो करता रहूँ और ये मुल्क चलता रहेगा। ऐसा मुल्क चला नहीं करते। मुल्क देखिए दुनिया में जो कुछ हो रहा है, मैं हवाले नहीं देना चाहता, इस वक्त पूरी दुनिया डरी हुई है। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद उन्होंने जो एक सिस्टम बनाया था, उस सिस्टम पर वो चलते रहे इतने साल, अब उनको लगता है कि वो सिस्टम भी टूट रहा है। तो इसलिए ये डरने की बात नहीं है। अगर कोई क्राइसिस पैदा होता है, बहरान पैदा होता है, कौमों के अंदर एक हिजान आता है, तो ये हुआ करता है, पूरी दुनिया में हो रहा है। अब हमें अपने मौके पर डटे रहना है। हमें इस बात को तय कर लेना है कि जब तक हम अपनी कौम को मजबूत नहीं करते, अपनी मईशत को मजबूत नहीं करते, मैं लफ्ज़ अलग अलग इस्तेमाल कर रहा हूँ, मईशत, सियासत और सलामती, इन चीज़ों को मजबूत नहीं करते। आपने सलामती मजबूत की, एटमी धमाका किया, ब्रिगेडियर साहब इशारा कर रहे थे, क्या नतीजा है? अब भारत आपकी तरफ उस तरह आंख उठा के नहीं देखता जिस तरह माजी में देखा करता था। आप अपनी माशरत में तंग नजरी ख़त्म कर दें, अक़लियतों के साथ उस मोहब्बत को ज़िंदा कर दें जो हजूर नबी करीम ने हमें सिखाई थी, तो आज ये माशरा जो है बड़ा खुशदिल माशरा बन जाएगा। अगर हम अपने ही फ़िरका वारियत में फंस जाएँ, यानी ये नहीं है कि सिख, मुस्लिम, ईसाई इस वजह, बल्कि मुसलमान ही 50 फ़िरकों में बढ़ता है, तो आप तरक्की नहीं कर सकते। आपको बड़ी खुशदिली के साथ, आपको बड़ी अकल के साथ, आपको बड़ी बड़ी सहूलत के साथ एक ऐसे माशरे को आगे ले जाने की कोशिश करनी चाहिए जो एक जिंदा माशरा हो। देखिए सलमान साहब, इसी बात को आगे बढ़ाऊंगी कि ऐसे ही हमें कोशिशें करनी चाहिए, अपने में यूनिटी कायम करनी चाहिए। एक चीज़ जो है, जैसे हम यूथ की बात कर रहे हैं, यूथ को डी ट्रैक होने से बचाना चाहिए। क्या समझते हैं आप कि इस वक्त सियासी तौर पर इत्तेहाद जो है पाकिस्तान के लिए कितना ज़रूरी है? आज यौम पाकिस्तान है, स्पेशली पाकिस्तान मज़ीद तरक्की करे, मज़ीद आगे जाए, किस तरह जाएगा, इसका हल क्या देखते हैं? पहले तो यौम पाकिस्तान के हवाले से एक बात मैं बता दूँ कि हिंदुस्तान तो एक तसलसल का नाम था और पाकिस्तान एक उम्मीद, आस, हौसले और जज्बे का नाम था। और ये आप जब भी बुरुए कार लाएंगे
तो पाकिस्तान भी मजबूत होगा और लोग भी एक मुट्ठी की मानंद होंगे। मैं एक बात कहना ज़रूरी समझता हूँ आज के इस मौके पे कि पाकिस्तान को दो टुकड़े कर दिया तो इंदिरा गांधी ने कहा था कि हमने नज़रिया पाकिस्तान को बहरा अरब में डबो दिया। आइए ज़रा मैं आपको मशरक़ी पाकिस्तान लेके चलता हूँ। आज का बांग्लादेश मशरक़ी पाकिस्तान करूँ। आज वहाँ पर कायद आज़म की बरसी बनाई जा रही है, आज वहाँ पर पाकिस्तान की बात हो रही है, पाकिस्तान से ताल्लुकात की बात हो रही है। तो नज़रिए की बुनियाद पर बनने वाली मुमलकत कभी ख़त्म नहीं होती। और पाकिस्तान को हमने किस तरह आगे की तरफ लेके जाना है, आज की जो एक कन्फ्यूज सूरत हाल है, वो कन्फ्यूज सूरत हाल देखिए, हम भारत को बुरदे इल्ज़ाम लाख ठहराए, असल मसला हमारे अंदर है। क्या हम इस हजूम को फिर कौम बना पाएंगे? असल बात यह है कि जिस दिन हमारी लीडरशिप कौम बन जाएगी तो फिर हमने आगे की तरफ बढ़ना है। आपने भी कुछ शख्सियात की बात की, सियासतदानों की बात की। ये जो कौमी मफादात होते हैं ये शख्सियात के साथ मुंसलिक नहीं होते। कौमी मफादात पर कौम मुतहिद होकर खड़ी होती है और फिर मुल्क को कोई ख़तरात नहीं होते। अभी दहशत गर्दी की जंग की बात की है, भाई दहशत गर्दी की आलमी जंग पाकिस्तानी फ़ौज ने जीत के दिखाई, लेकिन आपके दुश्मन को ये पता था। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पर बता रहा हूँ, जब भी पाकिस्तान टेक ऑफ करने की पोजीशन में होता है दो काम होते हैं। एक तो दहशत गर्दी का अमल तेज़ होता है, दूसरा पाकिस्तान के अंदर से कुछ आवाज़ें उठती है। देखिए माजी के अंदर हम कहते थे कि भारत पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना चाहता है। मैं बड़े अफसोस से कहता हूँ कि हम कौन सी ऐसी कमी छोड़ रहे हैं जो भारत पूरी कर रहा है। बात यह कि हमें अंदरूनी तौर पे मजबूत और मुस्तहकम होना है, और अंदरूनी तौर पे मजबूत मुस्तहकम और कौम बनने के लिए हमें हज़रत इकबाल की तरफ लौटना है। चूँकि हज़रत इकबाल एक शख्सियत का नाम नहीं थे, वो एक कैफियत का नाम थे। कैफियत क्या थी कि वो कौम के अंदर एक जज्बा और बलबला पैदा करते थे। और लीडरशिप क्या है? लीडरशिप है हज़रत कायद आज़म। और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में एक अंग्रेज़ मौरख़ ने कहा था कि दुनिया के बहुत कम लोग हैं जिन्होंने तारीख़ तब्दील की है, उससे कम है जिन्होंने जोग्राफिया तब्दील किया है, और बहुत इक्का दुक्का लोग होते हैं जिनकी लीडरशिप में कोई मुमलकत वजूद में आती है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वाहिद थे जिन्होंने तारीख़ भी तब्दील कर दी, जोग्राफिया भी तब्दील कर दिया, और उनकी लीडरशिप में एक मुमलकत बनी है। कोमल सलीम पाकिस्तान में इंतहाई पोटेंशियल मौजूद है, कुदरती वसाइल से मालामाल है, लेकिन सिर्फ आज हमें फिर कौम बनने की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त ये जो एक दहशत गर्दी का रुझान देखने में आ रहा है, ये दुश्मन का एजेंडा है। इसलिए कि दुश्मन को ये बात समझ लग गई कि अब हम इन पर बुरी आंख नहीं डाल सकते। जब से आप न्यूक्लियर पावर बने हैं, आपके न्यूक्लियर पावर या आपका मिसाइल टेक्नोलॉजी, अगर किसी को इसकी अहमियत और हैसियत का पता है तो वो आपका दुश्मन है भारत। वो अब पाकिस्तान पे बुरी नज़र नहीं डाल सकता, लेकिन वो दहशत गर्दी करवा रहा है, वो तखरीबकारी करवा रहा है, और एक ख़ास माइंड सेट पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सरगर्म अमल है। मैं समझता हूँ कि कराची से लेकर खैबर तक अगर सिर्फ पाकिस्तान के अवाम अपनी सोच और अप्रोच को पाकिस्तानी बना ले तो पाकिस्तान महफूज भी होगा, मुस्तहकम भी होगा, मजबूत भी होगा, और हमने आगे की तरफ जाना है। रमेश सर, अगर हम बात करें भारत की, तो इस वक्त भारत में जो है वो माइनॉरिटीज़ सेव नहीं है, और जब भी मोदी सरकार आई है हमने देखा है कि माइनॉरिटीज़ पे हमेशा से जुल्म और सितम ही ढाया गया है। अगर हम बात करें मौजूदा सूरत हाल पाकिस्तान की, तो कंपैरिजन किस तरह से करेंगे कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ कितनी आज़ाद हैं एज़ कम्पेयर टू इंडिया? अच्छा, मैं अक्सर मेरे जो मीडिया के दोस्त हैं वो सवाल करते तो मैं उनको पहले, मेरा जवाब हमेशा एक होता है कि देयर इज़ नो कंपैरिजन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, और हमें ये कंपैरिजन ड्रॉ करना भी नहीं चाहिए। बिकॉज एक चीज़ तो बड़ी क्रिस्टल क्लियर है, आज हम गुजरात के दंगों की बात करते हैं तो आज सारे के सारे वो दंगे जो स्टेट स्पॉन्सर्ड थे। आज हम कश्मीर की बात करते हैं, कश्मीर के अंदर जितनी बर्बरियत हो रही है वो स्टेट स्पॉन्सर्ड है। हम सिखों के साथ 1984 में हुआ वो सारी की सारी स्टेट स्पॉन्सर्ड है। इस तरीके से जो दलित के साथ या क्रिश्चियनिटी के साथ जो रहा वो सारे का सारा स्टेट स्पॉन्सर्ड। तो एक चीज़ तो बड़ी वाज़ेह हुई कि भारत के अंदर जब ये अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ की बात होती है या अक़लियतों के साथ ज़्यादती की बात होती है तो दैट इज़ स्पॉन्सर्ड बाय द स्टेट, और ये प्रूव किया उनकी हिस्ट्री ने। पाकिस्तान के अंदर अपोजिट है। पाकिस्तान के अंदर स्टेट ने हमेशा ये कहा कि अक़लियत हमारे सर का ताज, और अक़लियत को स्टेट ने हमेशा इज्जत दी है, तकरीम दी है। मैंने पहले भी बात की कि यस, पाकिस्तान के अंदर मैं ये कहूँ कि सारी चीज़ें बेहतर है, 100% सिचुएशन इज़ अंडर कंट्रोल, यहाँ पे अक़लियतों के साथ जुल्म ज़्यादती नहीं होती, तो बिल्कुल गलत है। हाँ, यहाँ पे मसाइल हैं, चैलेंजेस हैं, बट वो सारे के सारे इंडिविजुअल्स एक्ट हैं, वो एक माइंड सेट है। और मैं बिल्कुल एक बात जो बार बार कह रहा हूँ
ये जो टाइम है ये बड़ा कठिन और मुश्किल टाइम है। हमारा दुश्मन, हम ये ब्लेम करें दुश्मन को, जी फलां दुश्मन हम पे ज्यादती कर गया, भाई वो तो करेगा, उसका तो काम है, दुश्मन ने तो आपके ऊपर वार करना ही करना है। हम अंदरूनी तौर पे कितना स्ट्रांग है, हम कितने कमिटेड है, हम कितना पैशनेट है, हम कितना एक कौम है कि हम उसके वार का मुकाबला करके उसको जवाब दें कि तुम्हारी ऐसी तैसी, तुम कैसे हमारे मुल्क के ऊपर अटैक करोगे, हमला करोगे। हम सारे डिटर्मिन्ड होके एक देखे ना 1965 की जंग की बात हुई, इसमें तो पाकिस्तान के पास कुछ नहीं था। अभी पाकिस्तान बने हुए सिर्फ 18 साल हुए थे और हमने उस जंग को जीता और बड़ी फतह याब होके जीता। और हमने एक पैगाम दिया, वो दुश्मन जो कहता था मैं आके जिमखाना में चाय पीऊंगा, उसको नाको चने चुपा, कैसे इस कौम ने। तो आज सबसे पहले हमें कौम बनने की जरूरत है। जो लीडरशिप की बात करते हैं तो लीडरशिप मियाँ नवाज शरीफ साहब ने प्रूव किया, चाहे वो APS का वाक़या हो, चाहे और बहुत सारे वाक़े हो। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने अपनी लीडरशिप के तहत ये प्रूव किया कि पाकिस्तान की जब बात होगी, पाकिस्तान के अंदर तहफ़्फ़ुज़ की बात होगी, अमन की बात होगी, सबसे पहले जो निकलेगा वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ निकलेगा, वाइस वर्सा बाकियों को देखे। अब आते हैं पाकिस्तान के जिस सूबा के अंदर बैठी हैं, इस सूबा में 2018 के अंदर हमने सिख मैरिज एक्ट पंजाब असम्बली के अंदर पास किया यूनानिमसली। उस वक्त पाक पंजाब के अंदर सिखों की तादाद 1500 थी। 1500 की तादाद के लिए हमने सिख मैरिज एक्ट यूनानिमसली पास किया। पिछले 5 साल हुकूमत रही फरिश्तों के पास, उन फरिश्तों से इतना नहीं हो सका कि वो सिख मैरिज एक्ट जो था उसके बाई लॉज बनाते। चीफ मिनिस्टर पंजाब आती है और हमने ना सिर्फ सिख मैरिज एक्ट के हमने रूल्स बनाए और रूल्स बनवा के कैबिनेट से पास किया। आज पाकिस्तान के अंदर पंजाब पहला सूबा है जहाँ पे सिख मैरिज एक्ट मौजूद है। पाकिस्तान दुनिया में वाहिद मुल्क है जहाँ पे सिख मैरिज एक्ट है। आप कंपैरिजन की बात करते हैं, 2.5 करोड़ सिख बैठा है इंडिया के अंदर, आज भी सिख की शादी होती है, उसकी रजिस्ट्रेशन अंडर हिंदू मैरिज एक्ट होती है। सो पाकिस्तान की जो रियासत है, मैंने पहले जिस तरह कहा, वो टो करती है अपने आइन को। आइन कहता है कि मेरे पाकिस्तान के अंदर बसने वाले तमाम पाकिस्तानी बराबर के शहरी, और हम उसी चीज़ को लेके आगे चलते हैं। ब्रिगेडियर साहब, इसी बात को आगे बढ़ाएंगे। इस वक्त जो बात कर रहे हैं रमेश सिंह गडोर साहब, भारत को तो हमने हमेशा से मुंह तोड़ जवाब दिया है, हमेशा से उनको जो है मुंह की खानी पड़ी है, लेकिन हमारे मुल्क के अंदर इस वक्त जो इंतशार है, जो इंतशार फैलाया जा रहा है, आप क्या समझते हैं कि इन तबकात को हम कैसे राय रास्त पर ला सकते हैं? देखिए, पहले हमने ये समझना है कि जो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट है, जो कुछ ऐसी कुव्वतें जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं, फिर उनका नेक्सस बन जाता है इंडिया के रॉ के साथ, उनकी अपनी एजेंसीज़ हैं, फिर वो आगे प्रॉक्सी ग्रुप्स के ज़रिए पाकिस्तान में सारा गड़बड़ करा रही है, दहशतगर्दी और मकसद उनका यह है कि पाकिस्तान, जब भी पहले भी बात हुई है, जब पाकिस्तान इकनॉमिकली टेक ऑफ करने लगता है तो इनकी कोशिश होती है कि पाकिस्तान को के प्रोग्रेस को रिटार्ड किया जाए, पाकिस्तान आगे बढ़ने ना पाए। और दूसरा, मैं ये समझता हूँ कि हमारी लीडरशिप को ये भी ध्यान में रखना है कि ये भी, मैं इसको एक साजिश के तौर पे लेता हूँ कि बाहर वाले लोग जो हमें ये IMF और ऐसे जो बड़े इदारे हैं, इनके चंगल से भी अब हमें निकलना चाहिए। हमें अपने पैरों पे खुद खड़े होना चाहिए। जितनी हमारी मईशत स्ट्रॉन्ग होगी, जितने हम सेल्फ रिलायंट होंगे, उतना पाकिस्तान के ज़ाहिर बात है आवाम की बेहतरी होगी, हालात इकनॉमिकली बेहतर होंगे, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान में, वो उसका भी बड़ा फ़र्क पड़ता है। ये तमाम एक पॉजिटिव मैसेजेस भेजते हैं पाकिस्तान के दुश्मनों को कि जनाब ये मुल्क जो है, इसको इतनी आराम से आसानी से हम डिस्टेबलाइज नहीं कर सकते, हम करेंगे तो ये अपना बाउंस बैक करेगा। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त इंडियंस जो हैं, हमें बिल्कुल उनसे होशियार रहना चाहिए। वो जो ये जो कोशिश की जा रही है, साजिश की जा रही है पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात को ख़राब करने के लिए, वो। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, अभी यहाँ पे आइन की आपने बात की, मैं समझता हूँ तमाम चीज़ों का हल ये है कि पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती, रूल ऑफ लॉ, जमहूरियत और उसके बाद एहतसाब के निज़ाम। बिल्कुल। सज्जाद मीर साहब, अगर कायद आज़म और इल्लामा इकबाल की बात करें तो सदियों बाद ऐसे लीडर जो हैं वो पैदा होते हैं जिन्होंने पाकिस्तान बनाया और उसको आज हम इसी सेफ पाकिस्तान में बैठे हैं। क्या कहेंगे आप इस हवाले से कि हमारी हुकूमत हो या अपोजिशन हो, किस तरह की पर्सनैलिटी होनी चाहिए उनमें जो कायद आज़म और इल्लामा इकबाल के नक्शे कदम पर चले? देखिए जी, कोई जो पर्सनैलिटी पैदा होती है वो उस कौम की ख़ास तहजीब और मिजाज के मुताबिक होती है। कोई खुतबा इलाहाबाद जिसका हम जिक्र करते हैं, उसमें इकबाल ने कहा था कि इस्लाम डज नॉट बाइफरकेट द यूनिटी ऑफ मैन इनटू द इरकंसाइलेबल ड्युअलिटी ऑफ स्पिरिट एंड मैटर, स्टेट एंड चर्च। यानी बेसिक मतलब ये था कि यूनिटी ऑफ मैन को मैं अगर तर्जमा करूँ अपने अंदाज में, तो मैं कहूँ कि इंसान की तौहीद को वो तब्दील नहीं करता, बदलता नहीं,
तकसीम नहीं करता उन दो हिस्सों में जो स्टेट और चर्च को अलग कर देती है। हमारे यहाँ स्टेट एक ही चीज़ है, चाहे उसमें कोई हिंदू रह रहा हो, सिख रह रहा हो, मुसलमान रह रहा हो, या गरीब रह रहा हो, अमीर रह रहा हो, खुशहाल रह रहा हो, या जिस तरह का भी इंसान रह रहा हो, हमें उन सब तमाम के साथ एक ऐसा मिजाज पैदा करना है कि ज़िंदगी गुजारने का एक बेहतर, एक अच्छा, एक दुरुस्त तरीका जो है वो हम इवाल्व कर सके। हम देखिए बटने की कोशिश कर रहे हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब एक तरह से हम बिल्कुल एक कौम की तरह से ज़िंदगी गुजार रहे थे, गुजारते हैं हम, उधर से लोग इधर आए, इधर से लोग उधर गए, उधर के लोग इधर आए और बड़े चैन और सुकून के साथ एक कौम के तौर पर जी रहे हैं। तो हमें कोशिश इस बात की करनी चाहिए कि हम एक कौम के तौर पर जिसकी फीलिंग जो ये हो कि एक दूसरे के बारे में वो बड़ी मोहब्बत और बड़ी जगानगी के साथ जिए और ये समझें कि इंसान एक है, बनी नौ आदम एक है और एक की हैसियत के साथ, जिसको मैंने अभी यूनिटी ऑफ मैन कहा है, उसके साथ हम ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो यकीनी तौर पर माशरा बदल जाएगा। माशरा बदलने के लिए पहले देखिए, अब हम अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें। हम अपने बड़ों से पूछें, जब पाकिस्तान बना था तो हम क्या थे, हमारी माशी हालत क्या थी, आम आदमी की छोड़ दीजिए कि माशी हालत क्या थी, पाकिस्तान में रहने वाले किस हालत में थे, और इतने अरसों में 70 साल में हम कहाँ पहुँच गए। क्या कोई सब्र कर सकता था कि हम इतनी जल्दी एक एटमी ताकत बन जाएंगे, हम आ जाए कि एटमी ताकत भी है। कोई ये बात सोच सकता है कि अगर हमने गौर किया हो तो दुनिया की बड़ी बड़ी कौमें में, हम नाम लेना नहीं चाहता, कि जिन्होंने हमने एड दी हुई है, जापान के यहाँ लिखा हुआ है, कोरिया के यहाँ लिखा हुआ है, जर्मनी के यहाँ लिखा हुआ उन्होंने कि पाकिस्तान ने हमें मदद दी है। आज हम कशकोल लिए फिर रहे हैं, किस लिए? कि हम अब भूल गए हैं उन चीज़ों को जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी थी। तो हमें अपने उसी फीलिंग को, उसी जज्बे को दोबारा ज़िंदा करना है, और अगर वो जज्बा ज़िंदा हो जाए तो कोई शक नहीं है इस बात में। देखिए आज पूरी, यानी जब पाकिस्तान बना था तो दुनिया भर के जो मुसलमान, जो मोहम्मद असद का लीजिए नाम, जो मुसलमान हुआ था क्रिश्चियन से, और मुसलमान होने के बाद वो पाकिस्तान आया था और पाकिस्तान का पहला शहरी था। जब पासपोर्ट इशू हुए तो पहला शहरी जो पासपोर्ट इशू हुआ है वो मोहम्मद असद को शुरू हुआ है, और यकीनी तौर पे वो पाकिस्तान के ही पॉइंट ऑफ व्यू को आगे ले जाने के लिए बाहर गया था। तो इस तरह की बहुत सी बातें हैं जिसको हमें देखना है कि अगर हमने एक होना है, यकजा होना है, तो हमें उस यकसुई को इकट्ठा करना पड़ेगा जो कि एक कौम की, एक मुल्क की, एक ममलकत की निशानी हुआ करता है। सज्जाद मीर साहब की आगे बात को बढ़ाएंगे। सलमान साहब, जिस तरह से इन्होंने कहा है कि हमें अपने बड़ों से पूछना चाहिए हमारी तारीख क्या है, हमारे हीरोज़ क्या हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि आजकल जो हमारी नौजवान नस्ल है वो हमारे बड़ों से पूछने की जगह सोशल मीडिया के प्रोपगंडे को फॉलो करती है। आप क्या समझते हैं ये नस्ल हमारी किधर जा रही है और किस तरह से हम इनको राह रास्त पे लाएँ? देखिए, ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन उठाया है। ये जो सोशल मीडिया, ये सोशल मीडिया पे जो प्रोपोगंडा है, ये दरअसल दुश्मन का एजेंडा है। इसके पीछे करोड़ों डॉलर्स खर्च किए जा रहे हैं, और ख़र्च क्यों किए जा रहे हैं? वो ये समझते हैं जब तक पाकिस्तान या पाकिस्तानियों को अंदरूनी तौर पे गैर मुस्तहकम नहीं किया है, उनका एजेंडा आगे की तरफ नहीं बढ़ेगा। वो किसी ने कहा था कि सिंधी नहीं तो कुछ भी नहीं, अफ़गान नहीं तो कुछ भी नहीं, कहते हैं कुछ लोग बलोचिस्तान नहीं तो कुछ भी नहीं, प्यारा है पंजाब मुझे भी, लेकिन दुनिया वालों से कहते हैं ये बात कि पाकिस्तान नहीं तो कुछ भी नहीं। पाकिस्तान की कदरों कीमत को जानना भी है, पहचानना भी है। इस पाकिस्तान ने हमें बहुत कुछ दिया है। सिर्फ हम इंडिविजुअली अगर इस बात का जायज़ा लें कि पाकिस्तान ने हमें क्या दिया है और हमने पाकिस्तान को क्या दिया है, तो एक बहुत बड़ी तब्दीली आ सकती है। पाकिस्तान, मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ कि कुदरती वसाइल से मालामाल मुल्क है। पाकिस्तान की नौजवान नस्ल, ये आपका असल एटम बम, इसको बुरे कार लाने की ज़रूरत है। और दुनिया में जिन मुमालिक ने तरक्की की है, जो बाबे अरूज पे पहुंची है, उन्होंने अपनी नौजवान नस्ल पे इन्वेस्टमेंट की है। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की आज की लीडरशिप एक दफ़ा पाकिस्तान की नौजवान नस्ल पर एतमाद करके देखे, इनको मायूसी नहीं होगी। इसलिए कि मैं देखता हूँ, मैं यूनिवर्सिटीज़ में जाता हूँ, कॉलेजों में जाता हूँ, लोग पाकिस्तान के हवाले से पूछते हैं, और एक ख़ास माइंड सेट के तहत पाकिस्तानी कौम को एक हजूम में तब्दील किया गया है। नित नई बोलियाँ पैदा करके पाकिस्तान में इंतशार और खलबशार पैदा किया है। और कौमी बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान की बाज़ अदारों की, मैं समझता हूँ कि नाअहली की वजह से पाकिस्तान के अंदर ऐसे काम किए गए जिससे पाकिस्तान आगे की तरफ जाने की बजाय पाकिस्तान में इंतशार कायम हुआ है। लेकिन
मैं समझता हूँ कि आज की सूरत हाल के अंदर सबसे अहम बात यह है कि दुनिया अगर पाकिस्तान की अहमियत वक़्त का एतराफ़ करती है या पाकिस्तान का नाम आता है तो पाकिस्तान दुनिया की 7वीं बड़ी न्यूक्लियर पावर है। जैसे मीर साहब ने बात की है, ये बहुत बड़ा तजाद हमें ख़त्म करना पड़ेगा। तजाद क्या है कि हमारे एक हाथ में न्यूक्लियर पावर है, दूसरे हाथ में कशकोल है। और मैं एक हवाला देना चाहूँगा, एक बड़े अजीम कश्मीरी लीडर थे सैयद अली गैलानी, वो सुरखेल थे वहाँ की जद्दोजहद के। मैंने उनसे एक दफ़ा पूछा कि शाह साहब आप पाकिस्तान से क्या चाहते हैं? उस शख्स ने क्या खूबसूरत जवाब दिया। उसने कहा कि हम पाकिस्तान से सिर्फ ये चाहते हैं कि पाकिस्तान मुआशी हवाले से मजबूत और मुस्तहकम हो जाए, कश्मीरियों को आज़ादी मिल जाएगी। आज आपके ख़िलाफ़ जो साजिश हो रही है, आज जो दहशत गर्दी का रुझान है, ये वो माइंड सेट है जो पाकिस्तान को मुआशी हवाले से आगे की तरफ नहीं बढ़ने देना चाहता है। इस हवाले से मैं समझता हूँ कि सबसे अहम बात यह है कि आज आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप और आपकी अस्करी लीडरशिप में एक बात पे इत्तफाक़ राय है कि जहाँ पर एक तरफ वो कौमी बका और सलामती का अज़म ज़ाहिर करते नज़र आ रहा है, दूसरी तरफ पहली दफ़ा देखने में आ रहा है कि पाकिस्तान का सिपा सलार भी पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर के साथ बैरूनी दौरों पे होते हैं और पाकिस्तान की मईशत की बात हो रही है, सरमायाकारी के अमल की बात होती है। देखिए बात यह कि कर्ज़ों से मुल्क आगे की तरफ नहीं बढ़ते, इससे हमारी जो कर्ज़ों की मईशत है इसने हमारा बेड़ा गर्क किया है। और जैसे ब्रिगेडियर साहब अब भी बात कर रहे थे कि हमें IMF से जान छुड़ानी पड़ेगी। अगर नवाज शरीफ अपने दौर के अंदर IMF से जान छुड़ाने तक पहुंच चुके थे, अब भी हमें आगे की तरफ बढ़ना है। और कोमल, मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि ये जो कर्ज़े हैं ना, ये कर्ज़े पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल नहीं होते। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कैबिनेट की मीटिंग में आए तो चाय पड़ी थी, उन्होंने कहा ये चाय किस लिए आई है? देखिए कफ़ायत शार थे वो, उन्होंने कहा कि आइंदा से इस कैबिनेट का हर रुकन घर से चाय पी के आएगा। तो प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है, लास्ट में मैसेज ले लेंगे। जमीर सिंह गरोड़ साहब क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए जी, मैं मैसेज तो यही, हम जो कर रहे हैं सारे बात करें कि हम पाकिस्तानी कोई कौम बनना होगा, एक कौम बन के अपनी पाक फ़ौज के साथ, अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ खड़ा होगा और दुनिया को एक पैगाम देना होगा कि जब हम कहते हैं कि इस परचम के साए तले हम एक हैं, तो हम सब इस परचम के साए तले एक हैं और हम तमाम पाकिस्तानी मिल के इस पाकिस्तान की बका की जंग लड़ रहे हैं और इस पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे पे हमने एक खुशहाल, खुददार और एक खुद मुख्तार पाकिस्तान बना के पैगाम देना है कि पाकिस्तानी कौम एक जिंदा कौम। फारूक साहब क्या मैसेज देना चाहेंगे? पहले मैं अक़लियतों के हवाले से बात कहना चाह रहा हूँ। हमारे मोहतरम भाई साथ बैठे हैं, मुझे तो मैंने कितनी दफ़ा पहले कहा है कि कोई आइन सादी, कोई कानून होना चाहिए। ये अक़लियत का लफ्ज़ जो है ना, मुझे पसंद नहीं है। मैं समझता हूँ हमारे भाई मेरे से बेहतर पाकिस्तानी है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, 65 और 71 की जंग में हमारे जो बहादुर क्रिश्चियन पायलट्स थे, उन्होंने क्या कुछ नहीं किया। कितने लोगों को सतारे जुर्रत मिला, हिलाले जुर्रत मिला बहादुरी के लिए। ठीक है ना जी, मैं मुसल्लह अफवाज एयरफोर्स की बात कर रहा हूँ। कितने क्रिश्चियन ऑफिसर्स हैं जो कि जनरल के रैंक तक पहुँचे पाकिस्तान आर्मी में, और अभी हमारे सिख अफसर जो हैं वो भी माशाल्लाह ऊपर चल रहे हैं, हिंदू अफसर जो हैं वो भी आएंगे। तो अक़लियत को, माइनॉरिटीज़ का इसका कोई तरमीम आए कि ये मतलब आपके ख्याल में सब पाकिस्तानी हैं, देयर बेटर पाकिस्तानी, बेहतर है हमसे ज़्यादा पाकिस्तानी, बहादुर है। इकबाल का एक मिसरा कि जमीयत कौम नहीं जमीयत आदम, यानी कि सिर्फ इस बात पर नहीं हम कह रहे हैं कि सारी कौमों को एक हो जाना चाहिए। अगर 150 कौमें, 200 कौमें, उन्हें एक जोड़, हम कहते हैं सारे बनी आदम, सारा इंसान एक इंसान है। हमारा कॉन्सेप्ट तो ये है कि इंसानियत एक चीज़ का नाम है, तमाम मुसलमानों को नहीं, तमाम कौमों को नहीं, बल्कि तमाम इंसानों को एक होना चाहिए। ये एक होने का जज्बा, पाकिस्तानी होने का जज्बा था, और यही वो जज्बा है जो आपको अजीम तर बना। सलमान साहब क्या मैसेज? और पाकिस्तानी नौजवानों पर एतमाद कर देखें, और नौजवान आपको कभी मायूस नहीं करेंगे। लेकिन इसके लिए आपको अपनी यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, स्कूलों के अंदर वो पाकिस्तानियत का जज्बा बुरुएकार लाना पड़ेगा, जिसके लिए पाकिस्तान में मैंने वो एक फिक्र कहा ना, यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन। जी नाज़रीन, इस वक्त जो लोग हमें देख रहे हैं आज के इस खसूसी दिन में, यही मैसेज है जो पैनल हमारे गेस्ट ने भी दिया है कि आप चाहे किसी भी मज़हब से हैं, आपका ताल्लुक़ चाहे किसी भी जो है सूबे से है, जो मेन चीज़ है वो ये है कि आप पाकिस्तानी हैं। हमने सब ने मिलकर पाकिस्तान को एक तरक्की याफ्ता पाकिस्तान बनाना है, और इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, जो सजाद मीर साहब ने भी कही, सलमान गनी साहब ने भी कही, यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन जो है वो कायम करना है। और हमें अपने नौजवानों को राह रास्त पे लाना है और उनको बताना है कि कितनी कुर्बानियों के बाद आज इस मुल्क में हम आज़ादी की सांस जो है वो
ले रहे हैं। इसी के साथ कोमल सलीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।